नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था इतिहास के बारे में। आज उससे आगे का देखते हैं क्या है। ठीक है, उद्देश्य फिलहाल इस वीडियो का है बिहार एपी और जुडिशरी के मेंस के लिए जो प्रश्न संभावित हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करना, जिसमें हम भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय इतिहास से क्या क्या प्रश्न हमारे बन सकते हैं जो मेंस के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। उसी आधार पे हमारी आपकी चर्चा चल रही है। देखते हैं आज का आपका मुख्य विषय है या टॉपिक है कि प्रागैतिहासिक काल या किसी काल में इतिहास में कैसे कौन से स्थान चर्चित थे, किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ प्राचीन भारत के हिस्से में हम लोग चल रहे हैं। तो उसको देखते हैं कि क्या है, कैसे है, किस प्रकार। आज हम प्राचीन भारत के बारे में बात करेंगे कि प्राचीन भारत में कौन कौन से कालों में डिवाइड किया गया है, टाइमिंग्स में डिवाइड किया गया है। तो प्राचीन भारत, ठीक है, ये किस किस भाग में डिवाइड किया गया है? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, एवं तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। तीन भागों में डिवाइड करके हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तीन भागों में डिवाइड करेंगे, इसको पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक का अर्थ है इसके बारे में इतिहास या लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, लिखित साक्ष्य के बारे में नहीं है प्रागैतिहासिक काल। यहां पर लिखित एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्य हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल क्या है, पुरातात्विक। ठीक, और ऐतिहासिक काल में मूलतः, ठीक है, यहाँ पर भी दोनों होते हैं, लेकिन ये इतिहास के लिखित साक्ष्यों पर आधारित है। ठीक है, प्रश्न यह भी आ सकता है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है जिसके लिए लिखित साक्ष्य ना हो, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य हो। आद्य ऐतिहासिक किसे कहा जाता है जिसके लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य महत्वपूर्ण हो। ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है जहां पर लिखित साक्ष्य ज्यादा महत्वपूर्ण हो। तीन कैटेगरी में हम लोग बांट लेते हैं, तीनों प्रश्न बन सकते हैं। अब देखते हैं इस प्रागैतिहासिक काल में क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल में है क्या है, और ऐतिहासिक काल में क्या है, वो सिस्टम से पढ़ेंगे। यहाँ पर स्थान विशेष होते हैं, स्थानों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्थानों के लिए हम प्रागैतिहासिक काल में जाएंगे। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है पाषाण काल, यानी कि यहां पर पाषाण या पत्थर के साक्ष्यों के आधार पर वर्णन किया जाता है। ठीक है, यानी कि इस काल की सबसे विशेषता है पत्थरों का पाया जाना, पत्थरों के उपकरण पाया जाना, जिसके आधार पर ये पूछ सकता है कि इसका नाम पाषाण काल क्यों पड़ा। ठीक है, पाषाण काल की क्या विशेषता है? पत्थर के उपकरण ही साक्ष्य के रूप में पाए जाते हैं, जिसके आधार पर इस काल का इतिहास बताया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसको तीन भागों में बांटा जाता है, इसको तीन भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है पूरा पाषाण काल, दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल, और तीसरा भाग है नव पाषाण काल। ठीक, यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो ये है कि
पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में कई स्थान पाए गए हैं जहां पर पाषाण उपकरण पाए गए हैं। ये पूछता है कि यह स्थान किस काल का है, यह स्थान कहाँ पर पाया गया, तो स्थान यहाँ पर विशेष प्रश्न बनते हैं, उसी के हिसाब से हम लोगों को अपना अध्ययन आगे बढ़ाना है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है, ठीक है, देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है। ठीक, पूरा पाषाण काल में कौन कौन से, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में कौन कौन से हमारे प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में हमारा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में आते हैं। ठीक, पूरा पाषाण काल में कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं, ठीक है, इनके बारे में। अब यहां से ये भी प्रश्न बन सकता है कि स्थान दे दिए जाए, उनकी लोकेशन क्या होगी, इसके बारे में भी चर्चा की जाए। तो स्थान के साथ साथ लोकेशन क्या है, यानी कि भूगोल से भी जोड़ते हुए पूछा जा सकता है, उस बात पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो पहला स्थान है सोहन नदी घाटी। सोहन नदी, ठीक है, घाटी। ठीक, अभी आपसे पूछता है कि सोहन नदी घाटी कहां पाई गई, सोहन नदी घाटी में किस काल के अवशेष पाए गए हैं भारतीय इतिहास के, तो आपको दोनों बातें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, ये सोहन नदी जो है आपकी सिंध की सहायक नदी है। सिंध नदी हम जानते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे भी, तो इसको आप जानिए सिंध नदी की सहायक। यहां पर भी पाषाण उपकरण पाए गए हैं, पाषाण उपकरण पाए गए हैं, पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। सिंध नदी की सहायक है, पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा प्रमुख स्थान है यहाँ का, दूसरा प्रमुख स्थान है बेलन नदी। बेलन नदी कहाँ पाई गई है, बेलन नदी घाटी भी कह सकते हैं। बेलन नदी घाटी कहाँ पर पाई गई है, इसके बारे में भी पूछता है। तो ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पाई गई है। ठीक है, यहां पर अगर पूछा जाए कि बेलन नदी घाटी किस पर्वत श्रृंखला के आसपास स्थित है, तो आप कह सकते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में आपकी बेलन नदी घाटी पाई जाती है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। यानी कि एक क्वेश्चन आपका ये भी तैयार हो रहा है कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल, विंध्य पर्वत श्रृंखला यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला है नर्मदा नदी घाटी। ये आप जानते हैं मध्य प्रदेश में बहुतायत में उपकरण यहाँ पाए गए हैं, पाषाण संबंधित उपकरण पाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश में है। ठीक, चौथा आपका यहाँ बनता है भीमबेटका गुफाएं। भीमबेटका गुफाएं, भीमबेटका गुफाएं में हर स्तर के पाषाण काल के जो है हर स्तर के उपकरण पाए गए हैं, नव पाषाण काल के भी पाए गए। ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। यह कहां पर है, भोपाल मध्य प्रदेश। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। चार स्थान आपके पूरा पाषाण काल के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सोहन नदी घाटी सिंध नदी की सहायक है पाकिस्तान में, बेलन नदी घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है विंध्याचल पर्वतमाला में, नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका की गुफाएं भोपाल के निकट मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। इसको आप चार क्वेश्चन पूरा पाषाण काल से याद रखिए। अगला देखते हैं मध्य पाषाण काल में क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल के लिए, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, प्रश्न पूछ सकता है। माइक्रोलिथ काल किसे कहा जाता है, कहेंगे मध्य पाषाण काल को। माइक्रोलिथ का अर्थ क्या है, सूक्ष्म उपकरण
ठीक है। शूज में आप पैने भी लिख सकते हैं, पैने नुकीले, ठीक है, पैने उपकरण। तो इसी के आधार पर इसे माइक्रोलिथ भी कहा गया। कि माइक्रोलिथ किस काल को, मध्यपाषाण काल को, क्योंकि इस समय जो उपकरण थे वो छोटे भी हो चुके थे, धारदार भी हो चुके थे, इसलिए माइक्रोलिथ काल के रूप में भी मध्यपाषाण काल को जाना जाता है, छोटे हो चुके थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आदमगढ़, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। पहला आदमगढ़, ये है मध्य प्रदेश, ठीक। आदमगढ़ कहां पर है, मध्य प्रदेश में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बागोर, बागोर ये कहां है, राजस्थान में। और इसकी एक विशेषता भी पूछेगा, यहां पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ प्राप्त हुए हैं, बागौर राजस्थान में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सराय नाहर और महदहा मिलेगा, सराय नाहर और महदहा, ठीक। ये दोनों स्थान कहां पर स्थित हैं, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। प्रतापगढ़ नाम का एक किला है उत्तर प्रदेश में, जहां सराय नाहर और महदहा नाम के दो मध्यपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी याद रखिएगा। और अगला है, यहाँ एक विशेषता है कि कुछ पाया गया है, बहुत विशेष पाया गया है। पूछा जा सकता है मध्यपाषाण काल के किस स्थान पर मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं, तो आप यहीं पर याद रखिएगा। यहाँ पर क्या मिला है, मानव अस्थि पंजर, ठीक है, मानव अस्थि पंजर, यानी कि कोई मानव उस समय का रहा होगा जिसकी मृत्यु हो गई होगी, चट्टानों में दबा हुआ अस्थि पंजर पाया गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, सराय नाहर महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, जहां मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य पाए गए हैं। इसको आप याद रखे रहिएगा, इसको आप याद रखे रहिएगा। अब देखते हैं नवपाषाण काल में क्या स्थिति है। नवपाषाण काल में क्या स्थिति है, कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं, उनकी क्या विशेषता हो सकती है, उनकी क्या लोकेशन हो सकती है। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। वन लाइनर क्वेश्चन पूछना बहुत आसान होता है, इसलिए बहुत तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। नवपाषाण काल में क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, स्क्रीनशॉट के माध्यम से दोहराना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को शेयर करिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप लोग वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइबर लोगों को कहिए सब्सक्राइब करें, ताकि लाइव आया जा सके और आपके हिसाब से आपके प्रश्नों का जवाब दिया जा सके। ये आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी लाइव ला सकते हैं, ठीक। नवपाषाण काल में सबसे प्रमुख स्थान है मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पाया जाता है। मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़, ठीक, ये बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, वहां का एक प्रांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बुर्जहोम, बुर्जहोम का नाम का स्थान जो है हमें मिलता है जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, इंडिया में है, आप जान ही रहे हैं, जम्मू और कश्मीर में, बुर्जहोम में। यहाँ की एक खास बात है, बुर्जहोम में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ की एक खास बात है गर्तावास, ठीक, गर्तावास इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्तावास क्या होता है, ठीक है, जमीन में घर बनाना, यानी कि आपने ऐसा घर बना रखा है जो जमीन के भीतर है, गर्त में है, गर्तावास। आवास है लेकिन गर्त में है, गर्तावास। ये सबसे बड़ी स्पेशल खासियत है बुर्जहोम की, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है गर्तावास। कहां पर, बुर्जहोम में। और अगला है कोल्डिहवा, कोल्डिहवा,
कोल्डिवा कहाँ पाया जाता है? प्रयागराज। हो सकता है आपकी किताबों में इलाहाबाद लिखा हो, लेकिन अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज उत्तर प्रदेश हो गया है। यहाँ पर पाया जाता है, इसको ध्यान रखे रहिएगा। यहाँ की भी कुछ खासियत है, चावल राइस के साक्ष्य मिले हैं, चावल उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, राइस के साक्ष्य मिले हैं। इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा, अदरवाइज गलत हो सकता है। चावल के साक्ष्य कहाँ पा गए? कोल्डिवा में पाए गए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये नवपाषाणकालीन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हुए, कुछ प्रश्न हुए। तीनों पाषाण कालों से कौन से प्रश्न के रूप में जो है पूछ ले, हमें आपको नहीं पता है, लेकिन कम से कम हमें इतना पढ़ना है। इस बात को आप ध्यान रखे रहेंगे तो आसान हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन अगर किसी एग्जामिनेशन को टारगेट करके पढ़ा जाता है तो वहाँ की प्रोसेस को, वहाँ के क्या क्वेश्चन पिछले आए हैं उनको सबको ध्यान में रख करके बनाया जाता है, न कि हर चीज पढ़ा जाना। हर चीज पढ़ा जाना संभव नहीं होता है, हर चीज पढ़ने में फंसेंगे तो जो इम्पोर्टेंट है, जो निश्चित है कि आएगा ही आएगा, उसमें भी आपको समस्या हो सकती है। इसलिए सभी चीजों पर फोकस करने के स्थान पर विशेष चीजों पर आप लोग फोकस करिए। अब अगला हिस्सा आता है, इसी नवपाषाण काल को कई भागों में बांटा गया है। नवपाषाण काल को, नवपाषाण काल में ही आपका ताम्र युग शुरू हो जाता है, लौह युग शुरू हो जाता है, तमाम ऐसे युग। लेकिन वहां से प्रश्न मेंस के आपके यहाँ नहीं बन सकते हैं, इसलिए उनकी चर्चा उस तरह न करके बस इंडिविजुअल बना लेते हैं कि नवपाषाण काल का एक हिस्सा है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, और इस ताम्र पाषाण काल के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? अब ताम्र पाषाण काल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि तांबा प्रथम धातु है, प्रथम धातु है जिसका मानव ने प्रयोग किया। ठीक है, कॉपर का प्रयोग सर्वप्रथम, कॉपर का प्रयोग मानव द्वारा जो है किया गया। इसलिए जिस काल में इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ उस काल को ताम्रपाषाण काल के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्रसिद्ध कौन कौन से एरिया हैं? एक जोरवे नाम पाएगा, जोरवे, जो कि जोरवे संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है, जोरवे। ठीक, इसका दूसरा नाम संस्कृत के रूप में कल्चर है, कल्चर है। जोरवे संस्कृत या जोरवे कल्चर है, जोरवे स्थान के नाम पर उसको पहचाना गया। ये है महाराष्ट्र में, यानी कि जोरवे कल्चर में बहुत स्पष्ट प्रमाण मिले हैं कल्चर के, संस्कृत के, इसीलिए संस्कृत के रूप में जाना गया। महाराष्ट्र की विशेषता है। इसके प्रमुख कौन कौन से हैं? दैमाबाद, इनाम गांव, नौदा टोली, ठीक है, तमाम हैं। तो इसके जोरवे महाराष्ट्र स्थान भी जाने रहिए। ठीक, जोरवे संस्कृत का प्रमुख स्थान है। इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो था दैमाबाद। यह भी महाराष्ट्र में है। ठीक, ये जोरवे संस्कृत के सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है। इस बात को भी ध्यान रखे रहिएगा। दैमाबाद इस रूप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताम्रपाषाण काल के जोरवे संस्कृत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दैमाबाद है। ठीक, इनाम गांव, इनाम गांव ये भी महाराष्ट्र में है। ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक, इनाम गांव की सबसे बड़ी खासियत क्या है? यहाँ पर किला बंद बस्ती पाई गई है, किला बंद बस्ती, यानी कि यहाँ पर जो लोग रहते थे उन लोगों ने किला बना रखा था और इसके चारों ओर खाई 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 से घेर रखा था। यानी अपने किले के चारों ओर एक खाई बना रखी थी जिसमें पानी भर रखा था ताकि जंगली जानवरों से बचाव हो सके, किसी प्रकार का खतरा ना हो। ये विशेषता है इनाम गांव की, महाराष्ट्र में पाया जाता है किलाबंद बस्ती, और उस किले के चारों ओर भी खाई पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है नवदा टोली। नवदा टोली, नवदा टोली ये है नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी आपकी मध्य प्रदेश में है। नवदा टोली नर्मदा घाटी का स्थल है जो कि मध्य प्रदेश में है। नवदा टोली भी प्रमुख स्थानों में आता है। ठीक है, फिर हरियाणा के दो स्थल पाए जाते हैं, कालीबंगा और बनवाली, जो कि ताम्रपाषाण काल के बहुत इंपॉर्टेंट स्थल हैं। ठीक है,
हरियाणा भी, आप हरियाणा यानी कि आप देखिए महाराष्ट्र से लेकर के हरियाणा तक फैला हुआ था। ध्यान देंगे तो तांबा की खेतड़ी की खान आपकी राजस्थान में मिलती है, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन उत्तर में भी था, दक्षिण में भी था। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। कालीबंगा और बनवाली दोनों हरियाणा के स्थल हैं। कालीबंगा और बनवाली, बनवाली दोनों कहाँ के हैं? हरियाणा, हरियाणा के हैं, हरियाणा में पाए गए। दोनों स्थानों की कुछ विशेषता है, कालीबंगा की भी कुछ विशेषता है, लगातार पूछता है, बनवाली की भी कुछ विशेषता है, लगातार पूछता है। तो कालीबंगा में जुते खेत मिले हैं, यहाँ पर जुते हुए खेत। अब आप सोचिए कि हजारों साल पहले यहाँ पर खेत जोते गए थे, वो अभी भी प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हल का खिलौना मिला है, हल खिलौना मिला है, ठीक है। यानी कि सोचिए तब से आज तक ये सुरक्षित है, और जिसके आधार पे हमें पता चलता है कि हल से जुताई भारत में शुरू हो चुकी थी, कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका था, लोगों का जीवन स्थिर हो चुका था। एक जब इसी की हम लोग डिटेल क्लास पढ़ेंगे एक एक टॉपिक पर, तब आपको और बेहतर मिलेगा। फिलहाल अभी एक एग्जामिनेशन उद्देश्य है, इसलिए उसके हिसाब से ही हम प्रश्नों को देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा। जोरवे या जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र, जिसका सबसे बड़ा स्थल है दैमाबाद। इनाम गांव भी महाराष्ट्र में है, यहाँ की विशेषता है किलाबंद बस्ती, जो चारों ओर खाई से घिरी हुई है। नौदा टोली नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में पाया जा रहा है। कालीबंगा और बनवाली हरियाणा में पाई जा रही है। कालीबंगा की विशेषता है जुते हुए के, बनवाली की विशेषता है हल खिलौना का पाया जाना, यानी हल से परिचित हो चुके थे, ठीक है। ताम्रपाषाण काल के लोग हल से परिचित हो चुके थे, ठीक। ये सब क्वेश्चन आए हुए प्रश्न हैं, लगातार आते हैं, इनमें आप गलती नहीं कर सकते हैं कि कोई छोटी सी बात को लेकर के गलती कर दीजिए, क्योंकि यहाँ लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है कि आप चुन लेंगे याद आ जाएगा, लिखना है, इसलिए ध्यान से इसको समझिए, ध्यान से पढ़िए। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी भी प्रकार की समस्या हो, ठीक। अब आते हैं इसी के अगले हिस्से में, ताम्रपाषाण काल का विकास होते होते अब जो एक बृहद कल्चर बसने जा रहा है भारत में, उसको हमने नाम दिया है सिंधु सभ्यता, क्योंकि वो सिंधु नदी के आसपास ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से बसा है। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में शामिल है सिंधु सभ्यता। नगरीकृत सभ्यता थी, यानी कि यहाँ पर नगरीकरण हो गया था, ग्रामीण परिवेश नहीं रह गया था, यानी कि संसाधन युक्त रूप से प्रयोग होने लगे थे, नगरीकृत व्यवस्था। तो ये क्या क्या है? पहला प्रश्न यहाँ बनता है कि सिंधु सभ्यता के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों स्थानों का नाम बताइए और वो कहाँ स्थित हैं, इसको बताइए। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में कहाँ पर क्या बसा हुआ है, ठीक है। ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ, ठीक है, ये साउथ हुआ। यहाँ पर कौन कौन से चारों कोने पर कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं, इनको जानना आवश्यक है, ठीक है, इनको जानना आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ में मांडा है, जम्मू और कश्मीर, मांडा जम्मू और कश्मीर में, मांडा जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। ईस्ट में क्या है? आलमगीरपुर मेरठ, आलमगीरपुर मेरठ, मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, आलमगीरपुर मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश। साउथ में देखते क्या है? दैमाबाद, अभी आपने पढ़ा था दैमाबाद, दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, यानी कि दैमाबाद मध्य पाषाण कालीन, नवपाषाण कालीन, ठीक है, सिंधु सभ्यता सभी कई स्तरों पर इसका डेवलपमेंट होता रहा, इसलिए दैमाबाद महाराष्ट्र को माना जाता है साउथ का साउथेस्ट स्थल। और सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, वेस्ट में सुतकांगे डोर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। ये आपके चारों कोने के चार स्थान हुए, ठीक है। मांडा जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर मेरठ, दैमाबाद महाराष्ट्र, सुतकांगे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अब इसी सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता से विशेष क्वेश्चन भी बनता है। क्या बनता है? किस नदी के किनारे है? ठीक है, यहाँ की विशेषता क्या है? ये रावी नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के पास मिला, पाकिस्तान में। ठीक है, और इसकी विशेषता है यहाँ अन्नागार मिला है। ठीक है, बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन अन्नागार, बड़ा अन्नागार यहाँ मिला है, इसको 12 कमरे का अन्नागार मिला है, इसको याद रखे रहिएगा। यानी अन्न उत्पादन होता था और उसको रखने, भंडारण करने के लिए अन्नागार की स्थापना की गई थी। ठीक, दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हाल फिलहाल में मूवी भी आई थी आपकी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है, ये भी पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, इसको ध्यान रखे रहिएगा। यहाँ क्या क्या मिला? विशाल सभागार, अन्नागार, स्नानागार, पशुपतिनाथ शिव, ये तमाम चीजें यहाँ मिली हैं। तो विशाल स्नानागार भी लिख लीजिए इसकी विशेषताओं में। ठीक है, इसकी विशेषताओं में विशाल स्नानागार सार्वजनिक स्नान के लिए होता था। विशाल अन्नागार, यहाँ भी अन्नागार मिला है, अन्न रखने के लिए मिला हुआ है, कमरा मिला हुआ है, अन्नागार। ठीक है, सबसे बड़ा यही है। इसके बाद पशुपतिनाथ शिव या पुजारी योगी, पशुपतिनाथ शिव या पुजारी योगी की मूर्ति मिली है। ठीक है, पशुपतिनाथ इसलिए कहा गया कि मूर्ति जो मिली है उसके चारों ओर पशु सिर झुकाए बैठे हुए हैं, यानी कि पशुओं के ये नाथ हैं, पशुओं के ईश्वर के रूप में पशुपतिनाथ नाम दिया गया, जो कालांतर में शिव कहलाए, कालांतर में। ठीक, और नृत्यरत नारी मिली है, एक और विशेषता है, नृत्यरत नारी की मूर्ति। एक ऐसी मूर्ति पाई गई जो नृत्यरत नारी को, नृत्य करती हुई नारी को जो है शो करती है। ये 4 विशेषताएं हैं। सीधा प्रश्न पूछ सकता है, पशुपतिनाथ शिव या पुजारी योगी की मूर्ति कहाँ से पाई गई? मोहनजोदड़ो से पाई गई। विशाल अन्नागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो से। इस प्रकार का प्रश्न रहेगा, आपको उत्तर लिखना रहेगा। ठीक, फिर अगला स्थान है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो चनहुदड़ो की विशेषता आपसे पूछेगा, वक्राकार ईंट, यानी हर जगह सिंधु सभ्यता में, ठीक है, आयताकार ईंटें पाई गई, लेकिन चनहुदड़ो एक ऐसा विशेष स्थान है जहां वक्राकार यानी कर्व लेते हुए, आर्क लेते हुए ईंटें पाई गई, गोल ईंटें पाई गई। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। कहाँ स्थित है नहीं पूछेगा, बस आपसे वक्राकार ईंटें कहाँ पाई गई? चनहुदड़ो में पाई गई, यही एक प्रश्न पूछेगा आपसे, याद रखिएगा। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला स्थल है लोथल। लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये गुजरात में पाया गया बंदरगाह है, और साथ में यहां पर जहाज गोदी, जहाज गोदी यानी डाक यार्ड, जहां रेस्ट हाउस होता है जहाजों का, उसे जहाज गोदी या डाक यार्ड कहते हैं। यानी बंदरगाह मिला, व्यापार का इंडिकेशन हो रहा है, और साथ में साइड में हट के जहाज अपना रेस्ट भी करते थे जब तक सामान वामान लदा नहीं रहता था। डाकयार्ड यानी जहाज गोदी भी पाया गया। ये सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ नदी के किनारे, यानी कि एक ऐसी नदी है जो समुद्र से तो मिलती है, समुद्र से आकर के, नदी के रास्ते से आकर के लोथल तक आते थे। वो नदी कौन सी है? भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे पाया गया है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखे रहिएगा। भोगवा नदी के किनारे लोथल नामक स्थान पाया गया है, जो कि गुजरात में स्थित है, बंदरगाह है, विदेशी व्यापार को इंडिकेट करता है। जहाज गोदी यानी बड़ी बड़ी जहाजें आके रेस्ट लेती थी। हर बात का इंडिकेशन मिलता है कि हम बहुत सक्षम थे, विदेशों से भी व्यापार करते थे, उनसे भी हमारा परिचय था। ठीक है, इसके अलावा अगला एक और कुछ ऐसा मिलेगा
जिससे पता चलता है विदेशी व्यापार हमारे यहाँ होता था, वो है स्थान आपका सुरकोटदा। सुरकोटदा, ठीक है। सुरकोटदा में मिली हैं घोड़े की अस्थियां। सामान्य तौर पर यहाँ घोड़ा तो नहीं पाया जाता है, घोड़ा अरब में पाया जाता है, यानी कि हम अरब लोगों से व्यापार करते थे, तभी तो हमारे यहाँ घोड़े की अस्थियां मिली। तो वही है कि घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा में मिलने से पता चलता है कि विदेशी अरब वालों से, विदेशियों से हमारा व्यापार चलता था, घोड़े भी आयात किए जाते थे। बदले में हमारे पास बहुत कुछ था देने के लिए, सबसे बड़ी चीज हमारे पास अन्न था, अन्न के बदले हम बहुत कुछ, पहले एक्सचेंज माध्यम से ही व्यापार होता था, बदले में हमारे ये मिलता था, ठीक है। इसके बाद ये सारे स्थान तो आपके पाकिस्तान में हैं। भारत में प्रमुख स्थल कौन से हैं, इनके बारे में भी प्रश्न पूछता है, इनके बारे में भी ये आप याद रखिएगा कि सभी पाकिस्तान में, सभी पाकिस्तान में है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहौदड़ो, सुरकोटदा सभी पाकिस्तान में है। लोथल एक भारत का आपने लिखा हुआ है। अब देखते हैं भारत के सबसे बड़े स्थल कौन से हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। मांडा भारत में मिला है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़े स्थल में नहीं है, तो कौन सा है उसे देखते हैं। ये इसी तरह से पूछा जाएगा कि सिंध सभ्यता में भारत में तो सबसे बड़े स्थानों का नाम लिखिए, ठीक है। भारत के सबसे बड़े स्थान, ठीक है, भारत में पाए गए सबसे बड़े स्थान कौन कौन से हैं। सीधा आपका प्रश्न बनता है, इस बात को आपको जानना पड़ेगा। पहला है धौलावीरा गुजरात में, दूसरा है राखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक है। दो स्थान पाए गए, पहला है धौलावीरा, ठीक है, और दूसरा है राखीगढ़ी, ठीक है। धौलावीरा और राखीगढ़ी भारत में कौन से, धौलावीरा गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। ये गुजरात में है और ये हरियाणा में है। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सिंध सभ्यता के दो सबसे बड़े स्थान धौलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है, ठीक। अब अगला प्रश्न बनता है कि कुछ और इंडिविजुअल क्वेश्चन बनते हैं सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए, तो आपको जानना पड़ेगा नगरीकृत जो है ये क्या थी, सिंधु सभ्यता नगरीकृत या नगरीय, ठीक है, सिटीज थी, नगरीय, ठीक है, सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, यानी कि सब कुछ व्यवस्थित था। सड़कें समकोण पर थीं, सड़कें समकोण पे थीं, आपस में सीधे समकोण पर काटती थी, ना कि आड़ी तिरछी थी, गोल मटोल नहीं थी, समकोण पर काटती थी। एड्रेस ढूंढना बहुत आसान था, ठीक है। नाली पकी हुई थी, ठीक है, पकी ईंट की नाली, नाली की क्या विशेषता थी, पक्की या पकी ईंट की, पक्की ईंट की, यानी कि ये जानते थे कि नाली बहुत, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इधर उधर लीकेज होगा तो कचरा फैलेगा, गंदगी फैलेगा, बीमारियां फैलेंगी, इसलिए नालियों को बहुत व्यवस्थित इन्होंने पक्की नालियां बनाई, ठीक है। राजनीतिक परिदृश्य कैसा था, राजनीति यहाँ की कैसी थी, तो आप कहेंगे गणतंत्रात्मक, यानी कि आनुवंशिक शासन नहीं चलता था, जो योग्य होता था उसे शासक के रूप में चुना जाता था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था पाई जाती थी, ठीक है। दूसरा है समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक, यानी कि महिलाएं विशेष थीं, महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था, मातृसत्तात्मक व्यवस्था यहाँ पाई जाती थी, इस चीज को जानिए, ठीक है।
और खेल में मनोरंजन, मनोरंजन एक विशेष बात है, ठीक है। मनोरंजन में पासे का खेल, यहाँ पर पासे का खेल खेला जाता था, यानी पासा वासा हम जानते थे। और अगली बात क्या थी, स्वास्तिक चिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह आपने देखा होगा। स्वास्तिक चिन्ह कहां पाया गया, स्वास्तिक चिन्ह कहां पाया गया, यह सिंधु सभ्यता की विशेषता है, सिंधु सभ्यता की विशेषता है। प्रश्न लगातार आया हुआ है कि स्वास्तिक चिन्ह कहां पाया गया, तो आप बताइए, हड़प्पा सिंधु सभ्यता में पाया गया है, ठीक है। इतनी बातें, ठीक, इतने क्वेश्चन आपके प्लेसेज और कुछ विशेषता के हिसाब से बनते हैं सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए। यानी कि प्राचीन भारत का जो ऐसा काल जहां इतिहास के लिखतम पढ़तम, इस समय भी जो लिखा पढ़ा मिला है वो भाव चित्रात्मक लिपि में मिला है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए लिखित इतिहास कुछ उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इसके बाद जो अगला हिस्सा आएगा वहां लिखित में भी हमें प्रमाण मिलेंगे, उसके अनुसार हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक का एक पार्ट बनता है, अलग से पढ़ना चाहिए, प्लेसेज और उनकी विशेषताएं और कहाँ वो जो है स्थित हैं, इन बातों पर प्रश्न पूछता है, उनको आप मेंटेन करिए। सारी बातें जो फिलहाल की जरूरत है उतना भर बता दिया हूँ, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये दावा है इस बात का कि इसके अलावा किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, उलझने की जरूरत आपको नहीं है। ये भी ज्यादा ही बताया हूँ, लेकिन इसी के भीतर से आएगा, इस पर मेंटेन करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइबर को भी जोड़िए, ताकि और अच्छे से कम्युनिकेशन हमारा आपका बढ़ सके, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से दूर दूर रहते हुए भी अपने अध्ययन को बेहतर बना सकें, मेंटेन कर सकें, एग्जाम में पास हो सकें, ठीक है। मेरे किसी भी वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि अभी हम विद्यार्थी के रूप में अपने लक्ष्य पर, अपने कंपटीशन पर, एग्जामिनेशन पर फोकस करें, न कि तरह तरह की बातें जाने। बातें जानने के लिए आपके पास जिंदगी पड़ी है, आप जानते रहिए, उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी उद्देश्य बनाइए कि हमारा क्या लक्ष्य है, हमने जो टारगेट चुना है, जो हमारा कंपटीशन है, उसको बीट करना। इसलिए पढ़ाई से इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी बनने से कुछ हासिल नहीं होगा, ज्ञानी बन जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए सीमित पढ़िए, उचित पढ़िए, उस संदर्भ का पढ़िए जो प्रश्न आने वाला है। सफलता आपको जरूर मिलेगी। इधर उधर भटकेंगे, परिणाम उसका आपके प्रति निगेटिव होगा, नकारात्मक होगा, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। अभी आप अपने लक्ष्य से मत भटकिए, पढ़ाई पर ध्यान रखिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। फिर अगले हिस्से में हम वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता में आएंगे और वहां देखेंगे हमारे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तब तक के लिए आप इसको दोहराइए, पढ़िए, बार बार करिए। अगले वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।